हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ फॉर क्विक रिवीजन ऑफ दोज टॉपिक विच आर इम्पोर्टेंट फॉर जीपेट 2021 स्टार्ट कर चुके हैं। और इस आज मैं आपके लिए इसी सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर पार्ट 2 लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि इससे पहले भी हम इस सीरीज़ का पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और उसको भी देखें। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हम इन वीडियो सीरीज़ में जिन टॉपिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं वो टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स से कम आपको 10 to 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे जीपेट 2021 में। तो इन टॉपिक्स का सिलेक्शन मैं कैसे कर रहा हूँ? तो मैं फ्रेंड्स क्या कर रहा हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जितने भी जीपेट के, उन सब को एनालाइज कर रहा हूँ। और एनालाइज करने के बाद जो टॉपिक्स मुझे लग रहे हैं कि ये टॉपिक्स इजी हैं एज वेल एज इनसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स को फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इन वीडियो सीरीज़ में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और उनको मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आप उनसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन सब का बेनिफिट्स उठा सकें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे रखा है वो टॉपिक्स है इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्लासेस, मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो फ्रेंड्स, हमें पता है जैसे कि 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा टेबुलर फॉर्म में उनको बनाया हुआ है 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ को। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आपके सामने वहाँ आ सकते हैं और आप उनको कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे भी जा चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा जान लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा फ्रेंड्स, वो ये करूंगा कि जो क्लासिफिकेशन इन 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ का किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं 5 एंटीबॉडीज़ के नाम आपको बताऊं तो सबसे पहली IgM, IgG, IgA, IgE एंड IgD। तो फ्रेंड्स, ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इनमें अगर इनका नोमेनक्लेचर हमने किस बेसिस पे किया, इनको नाम IgM, IgG, IgE किस बेसिस पे दिया फ्रेंड्स, ये नाम जो हमने दिया वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैवी चेन। क्योंकि आपको फ्रेंड्स पता होगा कि एंटीबॉडीज़ में 2 चेन्स होती हैं, एक हैवी चेन एंड एक लाइट चेन। तो हैवी चेन के बेसिस पर इनका नाम दिया गया। तो आप देखेंगे जैसे कि IgM में अगर आप बात करें तो म्यू चेन है जो कि हैवी चेन है, तो उसी के बेसिस पर म्यू मीन्स M, तो M से डिनोट करके उसका नाम IgM रख दिया गया। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर आप G की बात करें तो गामा, A की बात करें तो अल्फ़ा, E की बात करें तो एप्सिलॉन एंड D की बात करें तो डेल्टा। ये इनकी हैवी चेन्स का नाम है फ्रेंड्स और उसी के नाम पे इनका नोमेनक्लेचर किया गया है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम कि एक एंटीबॉडी जो है वो कितने एंटीजन के साथ बाइंड कर सकती है फ्रेंड्स। यहाँ पे बेसिकली आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। 2 टर्म्स जो हमारे सामने आती रहती हैं, एक आती है एफिनिटी, एक आती है एविडिटी। तो एफिनिटी क्या है फ्रेंड्स कि एंटीबॉडी एक पर्टिकुलर एंटीजन के साथ कितनी टाइटली एसोसिएटेड है, इसे हम बोलते हैं एफिनिटी। जबकि अगर मैं बात करूं एविडिटी की, तो एविडिटी मीन्स कि एक एंटीबॉडी कितने एंटीजन के साथ बाइंड कर सकती है, उसे हम बोलते हैं एविडिटी। ये दोनों कंसेप्ट फ्रेंड्स कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज एविडिटी क्या है और एफिनिटी क्या है। कई बार स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो अगर मैं जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो IgM है, उसकी अगर मैं एविडिटी की बात करूं फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो एविडिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी मैक्सिमम कितने एंटीजन्स के साथ बाइंड कर सकती है, उस चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप देखें फ्रेंड, जो IgM होती है वो पेंटामर होती है और पेंटामर मीन्स 5 सब यूनिट आपस में कनेक्टेड होती हैं और कनेक्टेड जिस चीज़ के थ्रू होती हैं उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स J चेन, यानी कि ज्वाइनिंग चेन। IgM पेंटामरिक है और IgA है जो फ्रेंड्स वो डाइमरिक है, यानी कि ये दोनों, इसमें 2 सब यूनिट्स जुड़ी हुई हैं और उसमें 5 सब यूनिट जुड़ी हुई हैं। और ये जिस चीज़ के द्वारा ये जुड़ी हुई हैं उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसी कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, J चेन मीन्स ज्वाइनिंग चेन।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं, अगेन वापस आ जाते हैं अपने एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पे। कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यानी कि मैक्सिमम कितनी एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है। तो आईजीएम की मैं बात करूं तो वो 10 एंटीजन्स के साथ बाइंड कर सकती है एट ए टाइम। आईजीजी की बात करूं तो वो 2 एंटीजन्स के साथ बाइंड कर सकती है। आईजीए की बात करूं तो 4 एंटीजन, आईजीई 2 एंटीजन एंड आईजीटी 2 एंटीजन। तो फ्रेंड्स ये है इनकी एविडिटी। नेक्स्ट जो चीज़ फ्रेंड्स हम बात करते हैं इनका मोलिकुलर वेट का। तो फ्रेंड्स आईजीएम का जो मोलिकुलर वेट है वो 9 लाख किलो डाल्टन है, आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ आईजीजी का तो 1,50,000। अगर आप देखेंगे आईजीए का मोलिकुलर वेट वो 3,85,000 एंड आईजीई का 2 लाख, आईजीडी का 1,80,000। तो फ्रेंड्स ये इनका मॉलिक्यूलर वेट है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि फ्रेंड्स सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी है और सबसे छोटी एंटीबॉडी कौन सी है। यह क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ जाता है जो मैं आगे बात करने वाला हूँ कि सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो किस एंटीबॉडी की है, सबसे लो कंसंट्रेशन में कौन सी एंटीबॉडी है। तो आइए हम उसी चीज़ की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस एंटीबॉडी का सीरम में कितना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी की परसेंटेज है सीरम के अंदर वो है आईजीजी, 80% है फ्रेंड वो अप्रॉक्स। तो उसके बाद जो फ्रेंड्स एंटीबॉडी आती है वो है आईजीए, उसके बाद आईजीएम, उसके बाद आईजीडी एंड लास्ट में आईजीई। तो फ्रेंड्स इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, जो मैंने अपने टाइम में यूज की थी। उस ट्रिक का नाम है फ्रेंड्स गेम डी। गेम डी को आप याद रखने के लिए फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं कि अगर आप गेम डी के नाम से इसे याद करेंगे तो फ्रेंड्स उसमें क्या होगा कि सबसे पहले जैसे जी मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज, उसके बाद ए, उसके बाद एम, उसके बाद ई एंड फाइनली डी। तो इस सीरीज़ में भी आप इन सब कंसंट्रेशन को याद रख सकते हैं और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इसके यूज करके उसका आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज़ जो हम देखते हैं कि कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और कौन सी नहीं करती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि अकेली जो आईजीजी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की फ्रेंड्स, उसमें 2 एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व हैं, आईजीजी एंड आईजीएम। तो इन दोनों को आपको याद रख लेना है। बाकी 3 कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में हेल्प नहीं करती फ्रेंड्स। अब बात करता हूं फ्रेंड्स कि एफसी जो पोर्शन है फ्रेंड्स, अगर आप बात करेंगे एंटीबॉडी को डाइजेस्ट करेंगे पेप्सिन से तो फ्रेंड्स वो 2 पोर्शन में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक को बोलते हैं हम FAB पोर्शन, मीन्स द फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी वेयर द एंटीजन इज बाइंड, यानी कि फ्रेगमेंट वेयर द एंटीजन इज बाइंड। तो फ्रेंड्स दूसरा जो पोर्शन है वो है एफसी पोर्शन, मीन्स द फ्रेगमेंट विच इज क्रिस्टलाइज आफ्टर पेप्सिन ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो एफसी पोर्शंस की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो आप देखेंगे आईजीजी और आईजीई एंटीबॉडीज़ हैं, ये दोनों का जो एफसी पोर्शन है फ्रेंड वो जो हमारी फेगोसाइटोसिस में हेल्प कराता है फ्रेंड्स। और आईजीई की अगर मैं बात करूं तो वो किससे बाइंड होता है फ्रेंड्स, मास्ट सेल और बेसोफिल से। ये बेसिकली फ्रेंड्स फेगोसाइटोसिस है, इन सब में हेल्प करते हैं फ्रेंड्स। अब जनरली अगर मैं बात करूं, हम बात कर लेते हैं इनके एक एक फंक्शंस की। तो फंक्शंस में अगर मैं देखूं फ्रेंड्स जो आईजीएम है, बेसिकली अगर हम देखें जो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है फ्रेंड्स उसमें आईजीएम का मेन रोल होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बी सेल रिसेप्टर है फ्रेंड्स, उसमें भी आईजीएम हेल्प करती है फ्रेंड्स। आईजीजी की बात करें तो फ्रेंड्स हम पहले ही बता चुके हैं एक चीज़ कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। अगर देखें हम सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है वो आईजीजी रिलीज होती है फ्रेंड्स। ये ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करती है फ्रेंड्स और टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करती है। अगर मैं बात करूँ आईजीए की तो फ्रेंड्स आईजीए, ये क्वेश्चन आप देखें कि यहाँ पे आईजीए जो सिक्रीट होती है वो टीयर्स में म्यूकस, सलाइवा, कोलोस्ट्रम एंड ऑल बॉडी फ्लूइड्स मैक्सिमम। सो मोस्टली ऑल बॉडी फ्लूइड्स कंटेन आईजीए एंटीबॉडी। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी एंटीबॉडी है जो मैक्सिमम यानी कि मोस्टली जो बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट रहती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आईजीई की तो आईजीई मेनली जो इन्वॉल्व होती है वो एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। आईजीडी बी सेल रिसेप्टर का काम करती है। तो फ्रेंड्स ये था इनके बारे में बेसिक डिस्कशन। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि क्वेश्चन किस हिसाब से आ सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे 1-2 मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एंटीबॉडी का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है या किसका सबसे कम है। एक आपसे क्वेश्चन आ सकता है परसेंटेज के हिसाब से कि कौन सी एंटीबॉडी का परसेंटेज ज़्यादा है सीरम में, कौन सी का कम है। एक क्वेश्चन फ्रेंड आ सकता है कि क्रॉस
प्लेसेंटा को क्रॉस कौन सी एंटीबॉडी करती है, तो उसमें आपको एक ही याद रखनी है, IgG। कौन सी एंटीबॉडीज़ एंटीजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं, वो भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यानी कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं जो फैगोसाइटोसिस में हेल्प कराती हैं, उनको आपको याद रख लेना है। कौन सी एंटीबॉडी जो बॉडी सिक्रीशंस में होती है, उसको आपको याद रख लेना है। एक और कि कौन सी एंटीबॉडी प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में रिलीज होती है और कौन सी सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में। तो फ्रेंड्स ये थे एंटीबॉडी के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। आप फ्रेंड्स आप इनको एक कॉपी में नोट डाउन कर लें, या आप क्या करें कि वीडियो को लाइक कर लें, और लाइक से भी वीडियो आपके लाइक में चली जाएगी। आप जब भी चाहें तो इनको दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं और एक बार और रिवाइज कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हर बार एक क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आप समझ लीजिए कि इस टॉपिक से आता ही आता है, और मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर इसको गलत भी कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स जो मैंने लिया है वो एल्कलॉइड सिंथेसिस से लिया है, कि कौन से एल्कलॉइड्स जो डेरिवेटिव हैं डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स के बेसिस पे, उन एल्कलॉइड्स का डेराइव कौन से अमीनो एसिड से हुए हैं। वो इस चीज़ को लेके मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है फ्रेंड्स। आप इस टेबल को देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसमें बेसिकली आपको देखना क्या है फ्रेंड्स, कि जैसे अगर आपने एल्कलॉइड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड दियर केमिस्ट्री, तो उसमें हम देखेंगे जो पायरोलिडीन और ट्रोपेन एल्कलॉइड हैं फ्रेंड, वो किस अमीनो एसिड से ड्राइव हुए हैं, ऑर्निथिन एंड आर्जिनिन। और कुछ एग्जाम्पल मैंने साइड में दे रखे हैं फ्रेंड्स, ये वह बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं, आप इनको याद कर लें। और क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट या तो केमिकल बेसिस पे पूछ लिया जाएगा, या आपको एल्कलॉइड का नाम दे दिया जाएगा और उसकी कैटेगरी आपसे पूछ ली जाएगी। या क्वेश्चन इस तरह से भी दिया जा सकता है, आपको अमीनो एसिड दे दिया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपसे या तो एग्जाम्पल पूछ लिए जाएंगे या क्लास पूछ ली जाएगी फ्रेंड्स। अब बात करता हूँ फ्रेंड्स, जो क्विनोलिन और इंडोल डेरिवेटिव अमीनो एसिड जो एल्कलॉइड्स हैं वो किस अमीनो एसिड से ड्राइव हुए फ्रेंड्स, वो हुए ट्रिप्टोफैन से। और उसके एग्जाम्पल साइड में जैसे क्विनीन, क्विनिडीन है, सिनकोनिन है, ये चीज़ें आपको बेसिकली सारी याद कर लेनी है फ्रेंड्स, और इनको आपको बहुत अच्छे से दिमाग में फीड कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स मोस्टली क्वेश्चन इन टॉपिक से आना ही आना है फ्रेंड्स। तो आप इनको बहुत अच्छे से, आप कुछ भी इनके ट्रिक्स लगाएं, कैसे भी इनको याद करें फ्रेंड्स, लेकिन आपको इनको याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स 3 कैटेगरीज हैं जो एल्कलॉइड्स की, ट्रोपोलोन एंड बीटा फिनाइल एलानिन इथाइलमाइन आइसोक्विनोलिन। ये किस अमीनो एसिड से ड्राइव होते हैं फ्रेंड, टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन। तो इनके एग्जाम्पल आपको याद रख लेने हैं। पाइपेरिडीन की अगर मैं बात करूं तो वो लाइसिन से ड्राइव होते हैं, और इसमें एग्जाम्पल लोबेलिन, पेपावरिन को हाईलाइट क्यों किया है फ्रेंड्स, क्योंकि पेपावरिन लाइसिन से भी ड्राइव होते हैं और एज वेल एज टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन से भी ड्राइव होते हैं। तो आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर रखना है, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पेपावरिन को पूछ लिया जाए और ऑप्शन में आप देखें कि लाइसिन है ही नहीं, जबकि वहाँ पे ऑप्शन में टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन है। तो उस कंडीशन में आपको टायरोसिन के साथ चले जाना है फ्रेंड्स। पायरिडीन की अगर मैं बात करूँ तो निकोटिनिक एसिड, इसमें आपके 2 एग्जाम्पल जो बहुत स्पेसिफिक हैं, निकोटीन एंड एनाबेसिन। उसके बाद डाइटरपीन्स जितने भी हैं वो मेवलोनिक एसिड से डिराइव हुए हैं फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल आप एकोनिटीन देख सकते हैं। जितने भी स्टेरॉयडल एल्कलॉइड्स हैं फ्रेंड, वो कोलेस्ट्रॉल और आर्जिनिन से ड्राइव हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखें फ्रेंड्स, ऊपर भी हमने अगर देखें तो पायरोलिडीन और ट्रोपेन एल्कलॉइड्स थे जो, वो भी आर्जिनिन से ड्राइव हो रहे थे, और यहाँ पे भी आप देखें तो स्टेरॉयडल जो एल्कलॉइड हैं वो भी आर्जिनिन से ड्राइव हो रहे हैं। तो आपको इनमें फ्रेंड्स कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत पहले से जो आ रहे हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं, हो सकता है इस बार आपसे घुमा के देख लिया जाए कि आपने अच्छे से पढ़ा है नहीं पढ़ा, क्योंकि और इन्हीं दोनों एल्कलॉइड्स को आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाए। और आप देखें आर्जिनिन में, ऑप्शन में आर्जिनिन है और आपको 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, उसमें ऑप्शन आपको ये कंफर्म कर लेना है कि अगर आपको स्टीरॉयडल मिलता है तो स्टीरॉयडल आप डाल सकते हैं, या पायरोलिडीन मिलता है तो पायरोलिडीन डाल सकते हैं, उसी बेसिस पे आप जा सकते हैं फ्रेंड्स। और ये वाले जितने भी एग्जांपल्स हैं फ्रेंड, इनको तो आपको ज़रूर याद कर लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप उनको चाहें तो उनको याद कर सकते हैं, आपने पढ़े होंगे, लेकिन ये वाले तो आपको याद करने ही करने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो टॉपिक की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, वो है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स का फ्लो का आपको पता है फ्रेंड्स, 2 कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है जो न्यूटोनियन फ्लो एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो। न्यूटोनियन फ्लो में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ये ग्राफ देख पा रहे होंगे। इस ग्राफ में अगर हम शेयर स्ट्रेस है जो और शेयर रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रेंड्स। अगर हम एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी भी चीज़ उसके
साथ साथ बढ़ती है, तो इसमें हमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलती है फ्रेंड्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉन न्यूटोनियन फ्लो की, जो कि अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, प्लास्टिक फ्लो जिसको हम बिंगम बॉडीज़ भी बोलते हैं फ्रेंड्स, स्यूडोप्लास्टिक एंड डायलेटेंट। तो फ्रेंड्स ये ग्राफ भी कई बार क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो आपको ये ग्राफ को भी अच्छे से याद रखना है। हम इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स प्लास्टिक फ्लो की, तो प्लास्टिक फ्लो में क्या है फ्रेंड्स, प्लास्टिक फ्लो में हम शेयरिंग स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे और तब तक मटेरियल है जो वो फ्लो नहीं करेगा अंटिल द शेयरिंग स्ट्रेस विल बी एबो द इल्ड वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इल्ड वैल्यू जहाँ पे है वहाँ के बाद जो बिंगम बॉडीज है फ्रेंड्स वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि होगा क्या फ्रेंड्स, अगर हम बात इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स जितने भी प्लास्टिक फ्लो है वो इस टाइप का है कि अगर हम उसमें शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, इल्ड वैल्यू के बाद से वो न्यूटोनियन फ्लो को शो करता है फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ फ्रेंड्स वो है स्यूडोप्लास्टिक, और स्यूडोप्लास्टिक को ही हम शेयर थिनिंग भी बोलते हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम शेयरिंग स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसकी विस्कोसिटी है जो डिक्रीज होती चली जाएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो बात करूं डायलेटेंट फ्लो, डायलेटेंट फ्लो को हम शेयर थिकनिंग भी बोलते हैं, और ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है स्यूडोप्लास्टिक के। कैसे कि स्यूडोप्लास्टिक में हमने देखा कि जैसे जैसे हम शेयरिंग स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे हम शेयरिंग स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी, और अगर विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फ्रेंड्स रेजिस्टेंस शो करेगा ये फ्लो में। तो ये इसी को हम इसीलिए शेयर थिकनेस भी बोलते हैं फ्रेंड्स, शेयर थिकनिंग सिस्टम, जस्ट अपोजिट एज ए स्यूडोप्लास्टिक। आप एक को याद कर लें स्यूडोप्लास्टिक को, और डायलेटेंट उसके जस्ट अपोजिट है, तो आपको उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स, और ये एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप इन सबको बहुत अच्छे से याद कर लें फ्रेंड्स। एग्जाम्पल्स के साथ ही क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, और कई बार आपको फ्लो दे दिया गया है और उसके एग्जाम्पल्स पूछ लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकते हैं उलट फेर करके, लेकिन आपको इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि आपको इन्हें एग्जाम में भूलना नहीं है, ना ही इनमें कन्फ्यूज होना है। तो न्यूटोनियन फ्लो का तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वाटर है, ग्लिसरीन है, बेंजीन है, एल्कोहल है, तो आप ये सब देख लेना फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। अगर मैं बात करूं प्लास्टिक फ्लो और बिंगम बॉडीज़ की फ्रेंड्स, जो हमारे पेंट्स वगैरह होते हैं, प्रिंटिंग इंक्स होती हैं, या Z&O का सस्पेंशन है फ्रेंड्स, ये उसके अंदर आते हैं। और फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस के एग्जांपल देकर आपको कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो आपको याद रखना है जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है वो प्लास्टिक फ्लो के अंदर है, और डीफ्लोकुलेटेड जो सस्पेंशन है वो डायलेटेंट फ्लो के अंदर है फ्रेंड्स। स्यूडोप्लास्टिक में अगर हम देखें गम्स वगैरह हैं, MC है, CMC वगैरह है, ट्रेगाकंथ है, ये सारे एग्जांपल्स हैं फ्रेंड। इसी के साथ फ्रेंड्स एक और चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, थिक्सोट्रॉफी और एंटी थिक्सोट्रॉफी। तो ये फ्रेंड्स टाइम डिपेंडेंट विस्कोसिटी सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स कुछ टाइम के लिए जो सिस्टम है वो एक दूसरी कन्फर्मेशन लेता है या दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसके बाद जब हम उसको हटा देते हैं तो वापस से वो अपनी बैक प्रीवियस स्टेज में चला जाता है। जैसे फ्रेंड यहाँ पे हम देख सकते हैं थिक्सोट्रॉफी, तो थिक्सोट्रॉफी को यहाँ पे बोला गया है जेल सॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मींस जब हम इस पर शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ये नॉर्मल तो जेल फॉर्म में रहेगा, उसके बाद ये क्या होगा, सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वापस से अगर हम उस शेयरिंग स्ट्रेस को हटा दें तो वो फिर से जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके भी एग्जाम्पल फ्रेंड आपको याद कर लेने हैं, बेंटोनॉइट वगैरह है, मैग्मा है, ये सब आपको याद कर लेने हैं। इसी के जस्ट अपोजिट है एंटी थिक्सोट्रॉफी, जो नेगेटिव थिक्सोट्रॉफी के नाम से भी आ जाती है और रियोपैक्सी के नाम से भी आ जाती है। तो इसमें जस्ट अपोजिट है फ्रेंड, वहाँ पे था जेल सॉल जेल, तो यहाँ पे सॉल जेल सॉल मीन्स सॉल्यूशन से जेल में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वापस से सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा। तो इसको भी फ्रेंड्स आप देख लें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और ये है क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन्स। फ्रेंड्स ये क्लासिफिकेशन जनरली हम छोड़ देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो होता क्या है, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पे हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाते, और अटैम्प्ट भी करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली वो चीज़ें पूछी जाती हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा उन चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इनमें हम कन्फ्यूज ना हो। तो फ्रेंड्स वैक्सीन बेसिकली अगर देखा जाए, जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमारे लेवल तक है, बैचलर लेवल तक, वो ज़्यादातर पढ़ाई जाती हैं कि 3 टाइप की, किल्ड जिन्हें हम इनएक्टिवेटेड भी बोलते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड एंड टॉक्सॉइड्स। तो इनमें फ्रेंड्स अगर आप हायर लेवल पे जाएंगे तो आप देखेंगे और भी टाइप की वैक्सीन है, जैसे DNA वैक्सीन है,
या सब यूनिट वैक्सीन है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की वैक्सीन और वैक्सीन mRNA बेस्ड वैक्सीन है जो अभी चल रही हैं कोरोना के लिए फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे बेसिकली आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स, एक जो BCG वैक्सीन है वो आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है। BCG वैक्सीन बैक्टीरियल वैक्सीन है और वो कि लाइव एटेन्यूएटेड है। एक पोलियो वैक्सीन, क्योंकि फ्रेंड्स पोलियो ओरल वैक्सीन है जो जिसे सैबिन बोलते हैं, वो लाइव एटेन्यूएटेड है, जबकि जो साल्क वैक्सीन है वो किल्ड वैक्सीन है फ्रेंड्स। टॉक्सोइड में आपको दो याद रख लेनी है, डिप्थेरिया एंड टिटेनस। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो ये कंबाइंड वाली टेबल है ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी क्या चल रहा है कि मल्टीपल जो वैक्सीन्स हैं उनको कंबाइन करके एक वैक्सीन का फॉर्म दिया जा रहा है और उसी को हम बोलते हैं कंबाइन वैक्सीन। तो इसमें अगर मैं बात करूं डबल एंटीजन की, तो उसमें डिप्थेरिया और टिटेनस दोनों को कंबाइन किया गया है फ्रेंड्स, दोनों के दोनों टॉक्सोइड्स फॉर्म ऑफ वैक्सीन है। ट्रिपल एंटीजन में इन्हीं के साथ फ्रेंड्स पर्टूसिस वैक्सीन को भी जोड़ दिया गया है। कई बार फ्रेंड्स MMR के नाम से पूछ लिया जाता है, तो उसमें आपको याद रखना है मीजल्स मम रूबेला है। और अगर मैं बात करूं पेंटावेलेंट वैक्सीन की, तो आप DPT जो हमने पढ़ा हेपेटाइटिस बी इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन को आपने और ऐड कर दिया है, यानी कि DPT के साथ आपने दो वैक्सीन्स को और जोड़ दिया है फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स आज की वीडियो, जाके लेंथी ना हो तो मैंने बहुत कम टॉपिक रखे हैं, फिर भी वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है फ्रेंड्स, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक्स और सारी चीज़ें जो मैंने बताई होंगी हेल्पफुल लगी होंगी। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगती हैं तो फ्रेंड्स आप डेफिनेटली इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाने वाला हूँ जिनमें मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे लगे होंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू। आप हमें फ्रेंड्स कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे, और मैंने आपको स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ पे दे रखा है। आप उसके थ्रू भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई क्वेरी है तो आप या तो कमेंट बॉक्स में डाल लें या व्हाट्सअप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर लें फ्रेंड्स। और जो इसकी PDF है फ्रेंड्स इन सारे नोट्स की, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।